सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे JKSSB इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग एंड स्पेशली JEE एंड ई की अगर मैं बात करूँ, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं लास्ट 15 ईयर्स के अंदर, दैट इज़ राइट फ्रॉम 2011 टू 2025, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे ताकि आपको आइडिया भी मिले कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में, दैट इज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ जनरली हमारे पास ढेर सारे पेपर्स हुए हैं एंड अराउंड 18 टू 20 सेशंस ये हमारे हो सकते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये जो पेपर मैंने लिया है इसका दैट इज़ फ्रॉम JKPSC AE 2011 का। नाउ इस पेपर की अगर मैं बात करूँ, इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड किसी में 15 पूछे जाते हैं, किसी में 10, ये वैरी करता है। बट ये जो पेपर हुआ था इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंटल पोर्शन से। सो इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1 एंड आप अपना स्कोर भी यहाँ पे मेंशन करोगे कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया। नाउ अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, यहाँ पे द डोज ऑफ कोगुलेंट इन ड्राई फीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? स्क्रैपर्स, वर्म व्हील, देन पैडल्स यहाँ पे एंड एरिएटर। नाउ देखिए, बात किसकी हो रही है? कोगुलेंट की हो रही है। कोगुलेशन हमने देखा है, कोगुलेशन की नीड कब पड़ती है? जब हमारे पास फाइन सस्पेंडेड या कोलाइडल टाइप पार्टिकल्स होंगे तो उस टाइम हम क्या करते हैं? कोगुलेशन। क्यों? क्योंकि जो प्लेन सेडिमेंटेशन हमारे पास होता है वहाँ पे जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका रिमूवल वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमें कोगुलेशन करना पड़ता है। नाउ अगर मैं कोगुलेशन की बात करूँ, लाइक अलम, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए। अलम आपने देखा होगा, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए। नाउ इसी के बारे में पूछ रहा है कि डोज ऑफ कोगुलेंट, जैसे आप बोलते हो कि अलम बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलम का डोज कितना होना चाहिए? इट शुड बी 17 mg पर लीटर। एंड अगेन डोज ऑफ अलम जो हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट भी होता है। टेस्ट का नाम क्या है ये भी आपको बताया है, दैट इज हमारे पास जार टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। सो जार टेस्ट हमारे पास होता है। नाउ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डोज ऑफ कोगुलेंट इन ड्राई फीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय, जो हमारे पास यूनिट है या जो डिवाइस यहाँ पे हमारे पास यूज हो रही है, इसमें आप कैसे कंट्रोल, जैसे ये हमारे पास है डिवाइस यहाँ पे, क्लियर, दिस इज दी फीडिंग अरेंजमेंट हमारे पास, यहाँ पे कैसे आप डोज ऑफ कोगुलेंट कंट्रोल करते हो। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज हमारे पास हुपर वगैरह, देन यहाँ पे ये हमारे पास है व्हील यहाँ पे, देन यहाँ से आप रॉ वाटर, या फिर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको दिखाऊं, इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बेसिकली हुपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हुपर। दिस इज हमारे पास वर्म मोटर, देन यहाँ से बेसिकली जो मोटर होगा दैट विल बी कनेक्टेड इन दी, या फिर आप मिक्सर कह सकते हो, मिक्सर कनेक्टेड होगा किसके अंदर? जो हमारे पास कोगुलेशन टैंक है, जहाँ पे हमारा क्या होगा? रॉ वाटर होगा जिसको हमें ट्रीट करना है। यहाँ से क्या किया जाएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलम को, या फिर जो भी केमिकल कोगुलेंट हमारे पास होगा उसको पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लाया जाएगा, फिर यहाँ पे मिक्सिंग कराई जाएगी किसके साथ? हमारे रॉ वाटर के साथ, जिसको हमें ट्रीट करना है। फिर यहाँ से बेसिकली आउटलेट होगा जो कि किधर लेके जाएगा इसको? फ्लोक्लेशन टैंक में या फिर फ्लोक्लेशन चैम्बर में। सो आपको बताना है, यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि डोज ऑफ कोगुलेंट इन ड्राई फीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय। सो हमारे पास वर्म व्हील जो होता है, यहाँ पे वर्म व्हील जो होता है यही बेसिकली क्या करता है? डोज ऑफ कोगुलेंट को क्या करता है? यही यहाँ पे कंट्रोल करता है इसको। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो लाइक दिस, आपके पास डायग्राम कुछ यूँ होती है, ऊपर आपके पास ऊपर, नीचे यहाँ पे आपके पास क्या लगा होता है? यहाँ पे आपके पास व्हील लगा होता है, फिर यहाँ से अंदर मिक्सर होता है हमारे पास जो कि घूमता रहता है। देन ये यहाँ पे अंदर टैंक के अंदर हमारे पास क्या होगा? रॉ वाटर होगा जो कि हमें ट्रीट करना होगा। यहाँ पे आउटलेट टू फ्लोक्लेशन चैम्बर होगा, एंड देन यहाँ से इनलेट होगा हमारे पास, जहाँ से अलम को क्या किया जाएगा, या फिर जो भी कोगुलेंट हमारे पास है इसको मिक्स किया जाएगा विथ रॉ वाटर। एंड जो हमारे पास वर्म मोटर यहाँ पे होगा, यही बेसिकली क्या करेगा? यही बेसिकली कंट्रोल करेगा किसको? डोज ऑफ कोगुलेंट को। एंड जनरली अलम का कितना डोज हम यूज़ करते हैं? 17 mg पर लीटर। नाउ नंबर 2 हियर, ये तो पहला हमारा था। नाउ नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड पाइप जॉइंट इन पंपिंग स्टेशन। देखिए पंपिंग स्टेशन की बात हो रही है, पंपिंग स्टेशन की ही यहाँ पे बात हो रही है। पंपिंग स्टेशन में आपको बताना है कि किस टाइप का पाइप जॉइंट आप यूज़ करते हो। नाउ
अगर मैं स्पाइगॉड जॉइंट की बात करूं, स्पाइगॉड जॉइंट हमारा जनरली जो आरसीसी या फिर जो हमारे पास कास्ट आयरन पाइप्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। अगर मैं फ्लैंजर्ड जॉइंट की बात करूं, जो फ्लैंजर्ड जॉइंट हमारे पास होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है जनरली, जहाँ हमें क्या करनी है, जहाँ पे हमें टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन लाइक हमारे पास पंपिंग स्टेशन हो गए या फिर हमारे पास कोई फिल्टर प्लांट हो गया, वहाँ पे हम किन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम फ्लैंजर्ड जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3, मिनिमम साइज ऑफ फायर हाइड्रेंट इज। जो हमारे पास फायर हाइड्रेंट होते हैं, जो हमारे पास फायर हाइड्रेंट होते हैं जनरली, फायर डिमांड हमने पढ़ा था, जब भी कहीं पे आग लगती है उस टाइम जो डिमांड वाटर की हमें सेटिस्फाई करनी है, दैट इज़ फायर डिमांड। एंड यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि जो फायर हाइड्रेंट आप यूज़ करोगे उस टाइम, जो फायर सर्विस वाले होंगे उनमें जो फायर हाइड्रेंट्स हमारे पास होंगे उनका मिनिमम साइज या फिर मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। इट इज़ हमारे पास 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ 150 mm। यानी कि वो जो फायर हाइड्रेंट हमारे पास होना चाहिए वो कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 इंच का होना चाहिए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm हमारे पास इट इज़ इक्विवेलेंट टू 6 इंच। सो 6 इंच का फायर हाइड्रेंट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास द pH वैल्यू इज सिंबल फॉर डैश डैश कंसंट्रेशन, हाइड्राइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, सोडियम। सो आपको बताना है कि जो pH वैल्यू हमारे पास है बेसिकली किसकी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। सिंपली आपके पास क्या होता है, pH इज -log10। अच्छा, अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयोन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन यहाँ पे आप निकालते हो। दिस इज हाउ यू फाइंड दी pH ऑफ वाटर या फिर किसी भी चीज़ का pH। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ रिफ्लेक्स वैल्यू इज, हमारे पास जो रिफ्लेक्स वैल्यू हमारे पास होता है या फिर नॉन रिटर्निंग वैल्यू होता है उसका एक और नाम यहाँ पे आपको बताना है, बिबकॉक, देन CI वैल्यू यानी कि कास्ट आयरन वैल्यू, ईयर लॉक वैल्यू, चक वैल्यू। सो ये हमारे पास क्या रहता है, इट इज हमारे पास चक वैल्यू। सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं। देन नंबर 5, नंबर 6 यहाँ पे, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम पाइकार्बोनेट्स डैश डैश इज यूज्ड। अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस वाटर से रिमूव करनी है ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, आप इनमें से कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट करोगे, बॉइलिंग, देन हॉट लाइम प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, RO प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा ऊपर आपसे पूछ क्या रहा है, टेम्परेरी ना कि परमानेंट। सो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सिंपली आप बॉइलिंग यूज़ करते हो या फिर आप लाइम का यूज़ करते हो, ना कि लाइम सोडा। लाइम सोडा कंबाइनली आप कब यूज़ करते हो, जब आपको परमानेंट हार्डनेस निकालनी हो। सो बॉइलिंग आप यूज़ करोगे किसके लिए, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्लोरीनेशन शुड बी एट लीस्ट। देखिए क्लोरीनेशन से के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी कि डिसइंफेक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है। द टाइम ऑफ कांटेक्ट, पहली बात तो जितना हमारे पास टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, जो एफिशिएंसी होगी डिसइंफेक्शन की दैट विल बी ग्रेटर, वो ज़्यादा होगी हमारे पास। सो आपसे पूछ रहा है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट फॉर क्लोरीनेशन शुड बी एट लीस्ट, यानी कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। नाउ टाइम ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है कि जितने टाइम में जो क्लोरीन आपने पानी के अंदर डाला है वो वाटर के कांटेक्ट में रहे, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उनकी ग्रोथ को क्या करें, वो इनहिबिट करे या फिर उनको किल करे। क्लियर, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है लाइक बैक्टीरिया, कुछ वायरस हो सकते हैं, उनको क्या करें, उनको किल करें या फिर उनको उनकी ग्रोथ को क्या करें, वहीं पे स्टॉप करें। सो मिनिमम टाइम हमारे पास कितना होना चाहिए, इट इज़ 30 मिनट्स। बट यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन हमारे पास है इट इज़ 5 आवर, 1 आवर, 2 आवर। सो आप बेसिकली किसके साथ जाओगे, आप 20 मिनट्स के साथ जाओगे। बट अगर यहाँ पे 30 भी ऑप्शन होता तब आप 30 के साथ जाओगे। सो 20 मिनट्स हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। सो इतना आपके पास होना चाहिए। एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बेसिकली पोस्ट क्लोरीनेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। दैट इज़ हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड क्लोरीनेशन हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8, टाइम ऑफ डिटेंशन इन ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की बात हो रही है। जो डिटेंशन टाइम TD हमारे पास होता है, बताइए कितना होता है, जो डिटेंशन टाइम आप निकालते हो बताइए कितना होता है प्लेन सेडिमेंटेशन के अंदर। 12 आवर्स, देन 24 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, देन यहाँ पे 30 मिनट्स। नाउ अगर मैं प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करूँ, यहाँ पे जो डिटेंशन टाइम हमारे पास होता है इट इज़ जनरली 4 to 8 आवर्स। कितना रहता है, 4 to 8 आवर्स। अब जो कोगुलेशन एडेड
कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन होती है वहाँ पे कितना रहता है हमारे पास, जनरली 2 to 2.5 आवर या फिर 3 या फिर 4 आप कह सकते हो, इसी रेंज में रहता है। बट यहाँ पे बात हो रही है प्लेन सेडिमेंटेशन की। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे 4 भी इन्वॉल्व है, सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास रहेगा दैट विल बी 3 to 4 आवर्स। नेक्स्ट, in the process of screening, the angle of placing screen is 5 to 12 degree, 23 to 27 डिग्री, 45 to 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो आप इनिशियली, जो आपके पास प्रिलिमिनरी प्रोसेस रहता है, क्लियर, वहाँ पे जो आप स्क्रीन्स यूज़ करते हो, अलग अलग स्क्रीन्स आप यूज़ करते हो, इन स्क्रीन्स को आप कितने एंगल पे रखते हो, क्लियर, इन स्क्रीन्स को आप जनरली कितने एंगल पे रखते हो। सो इट इज़ अबाउट हमारे पास 45 to 60 डिग्री। सो 45 to 60 डिग्री पे आप इनको रखते हो। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 कॉपर सल्फेट। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की लेवल क्या पूछी जाती है। नाउ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, जिसको हम ब्लू विट्रल भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या रहती है, ब्लू विट्रल। इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। किसकी ग्रोथ आपको रुकानी है, बीओडी, क्या बीओडी में, सीओडी, अलगे, पीएच। सो इट इज़ हमारे पास अलगे। सो जो कॉपर सल्फेट हमारे पास होता है इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अलगे की ग्रोथ को क्या करें, इसको रोकें। साथ ही में आप एडिशनली क्या यूज़ कर सकते हो, आप क्लोरीनेशन कर सकते हो। देखिए कॉपर सल्फेट एक हो गया, दूसरा क्लोरीनेशन आप कर सकते हो, क्लोरीनेशन आप कर सकते हो। देखिए क्लोरीनेशन आप डिसइंफेक्शन में भी कर सकते हो, अलग अलग ग्रोथ को कंट्रोल करने में भी। बट इसका प्राइमरी जो रहता है दैट इज प्राइमरी यूज जो रहता है दैट इज फॉर डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट। एंड कॉपर सल्फेट का जो प्राइमरी यूज रहता है दैट इज फॉर कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ अलगे। एंड एक और तरीका हमारे पास होता है दैट इज बाय यूजिंग माइक्रोस्ट्रेनर। जो प्री ट्रीटमेंट हम देते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, माइक्रो स्ट्रेनर्स का यूज़ करते हैं या प्री सेटलमेंट बेसन वगैरह हम यूज़ करते हैं। एंड स्पेशली प्री ट्रीटमेंट के अंदर जो माइक्रो स्ट्रेनर हमारे पास होता है ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ अलगे को कंट्रोल करता है। सो ये 3 तरीके हमारे पास हैं, बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट, क्लोरीनेशन, माइक्रो स्ट्रेनर। इनसे आप क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, अलगे को कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये आपके लिए है, ये भी मैंने आपको बताया है कि बताइए कौन सा केमिकल हमारे पास फूड रहता है किसके लिए, अलगे के लिए। एंड इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है, ये भी आपको बताना है। एंड चलिए यहीं पे बता देते हैं, अगर आप भूल गए होंगे, दैट इज हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एक्ट एज फूड। अगर आपको अलगे ग्रोथ ज़्यादा करानी है कहीं पे, ऐसा भी हमने ट्रीटमेंट्स के अंदर देखा है कि जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रोथ ज़्यादा करानी है, आप किसका यूज़ करते हो, आप सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हो। नंबर 11, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोरीन कॉन्टेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज इज 0.015 ppm, 1.5 ppm, 15 ppm, 1.5 ppb। नाउ देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फ्लोरीन की। जो फ्लोरीन हमारे पास होता है उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारे पास होता है इट इज़ 1.5 ppm। जनरली इसका जो डोज ऑप्टिमम रेंज हमारे पास रहता है दैट इज़ 1 to 1.5 ppm। 1 to 1, इवन अगर ये 1 से काफ़ी नीचे चले जाए उसके कारण भी डेंटल फ्लोरिसिस ऑकर करती है। फिर 1.5 के ऊपर जाए मोटलिंग ऑफ टीथ होता है। फिर अगर ग्रेटर देन 5 जाए तो उसके कारण ब्लू बेबी डिजीज भी होती है बच्चों के अंदर। सो ये सब चीज़ें हमने देखी है। सो 1.5 हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टर्बिडिटी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, सिलिका स्केल, डेसिबल्स, पीएच वैल्यू, प्लेटिनम कोबाल्ट। देखिए ये तो आपके ऑप्शन ही नहीं है। अब इन दो में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। स्टैंडर्ड सिलिका स्केल जो हमारे पास होता है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें, टर्बिडिटी को फाइंड आउट करें। दिस इज हमारे पास स्टैंडर्ड। देन दिस वॉज नंबर 12। नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, the percentage of domestic use of water amounts to dash of the total water requirements per capita per day। now आपसे पूछ क्या रहा है, the percentage of, किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, डोमेस्टिक यूज की परसेंटेज पूछ रहा है। आप वाटर अमाउंट्स टू डैश ऑफ द टोटल, यहाँ पे इन शॉर्ट आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल वाटर डिमांड आपके पास होती है, जो टोटल वाटर डिमांड होती है किसी सिटी के अंदर या फिर किसी लोकेलिटी के अंदर, उसमें जो डोमेस्टिक डिमांड हमारे पास होती है, डोमेस्टिक का कितना पार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है,
ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है जो हमने LPCDs में देखे हैं, वो वैल्यूज आपसे यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। सो जो डोमेस्टिक परसेंटेज हमारे पास रहती है इट इज़ 50 to 60%, यानी कि आपका 50 to 60% वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज में जाएगा। सो जो ऑप्शन हमारे पास रहेगा दैट विल बी 50। नेक्स्ट नंबर 14 हमारे पास, द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज वेरीज फ्रॉम। देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया पूछ रहा है, ना कि कोलीफॉर्म। ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। अगर कोलीफॉर्म पूछता, ये मैंने आपको बताया है कोलीफॉर्म के रिलेटेड, अगर कोलीफॉर्म पूछता तब आपका ऑप्शन क्या रहता, नील या फिर जीरो, नील या फिर जीरो। स्पेशली फॉर एग्जांपल इक्वल जो कोलीफॉर्म काउंट है वाटर के अंदर दैट शुड बी नील या जीरो, बट यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, हम स्टेरलाइजेशन जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हम खाली डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। अगर आपको याद होगा वहां पे मैंने आपको टर्म स्टेरलाइजेशन भी बोली थी। स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, आप ऑल दी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हो, बट हम डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, खाली डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं। बट अगेन यहां से पूछ क्या रहा है, एंड स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, टोटल बैक्टीरिया को आप किल करते हो। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना होना चाहिए। कोलीफॉर्म की बात अगर करें, कोलीफॉर्म कितना होना चाहिए, नील या फिर जीरो, जो आपके पास ट्रीटेड वाटर होगा, नील या फिर जीरो। जो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया है दैट शुड नॉट बी बेसिकली ग्रेटर देन 10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, दैट शुड नॉट बी, इसका वैल्यू जो हमारे पास है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। एंड यहाँ पे जो रेंज हमारे पास है वो आप 0 to 100 ले सकते हो। टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ना कि कॉलीफॉर्म। अगर क्वेश्चन यहाँ पे कॉलीफॉर्म होता है तब आपका ऑप्शन सीधे 0 होता, क्लियर, तब आपका ऑप्शन 0 होता है। यहाँ पे टोटल कॉलीफॉर्म टोटल कॉलीफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल काउंट ऑफ, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हमारे पास पानी के अंदर होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पानी के अंदर होंगे। याद रखिएगा 10 हमारे पास, एंड यहाँ पे आप 0 to 100 के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट इज हमारे पास इमहॉफ कोन नंबर 15। इमहॉफ कोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। बताइए जो इमहॉफ कोन हमारे पास होता है, इमहॉफ कोन का यूज आप किसके लिए करते हो, सेटलेबल सॉलिड निकालने के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड निकालने के लिए, डिसॉल्वर्ड सॉलिड निकालने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए। सब चीज़ें आपको बताई हैं। फिल्ट्रेशन आप कब यूज़ करोगे, मफल फर्नेंस आप कब यूज़ करोगे, इमहॉफ कोन आप कब यूज़ करोगे। सो इमहॉफ कोन की बात कर रहा है। सो इमहॉफ कोन आप यूज़ करते हो किनको निकालने के लिए, सेटलेबल सॉलिड्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट इज नंबर 16 हमारे पास, suitable method for forecasting population for a young and rapidly developing city is। देखिए यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सूटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग जो हमारे पास होगा इनमें से क्या होगा, अर्थमेटिकल मीन मेथड, जियोमेट्रिकल मीन मेथड, ग्राफिकल मीन मेथड, लॉगरिथमिक मेथड। सो जो यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटीज हमारे पास होती है इनके लिए हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिकल मीन मेथड का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक आपको बताया है, ग्राफिकल आपको बताया है, बेसिकली लॉगरिथमिक हमारे पास नहीं होता है, लॉजिस्टिक हमारे पास होता है, वो हमने आपको बताया है। अराउंड 10 मेथड्स यहाँ पे आपको बताएं। एंड जो जियोमेट्रिकल मेथड हमारे पास होता है इसको हम यूज़ करते हैं यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग के लिए। अगर ओल्डर होंगे एंड जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेशन हुई होगी पॉपुलेशन में, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिकल मीन मेथड। देन बायोलॉजिकल एक्शन इज यूज्ड इन, बायोलॉजिकल एक्शन आपसे पूछ रहा है किन में यूज होगा, स्क्रीन दैट इज हमारे पास फिजिकल, सेडिमेंटेशन अगेन हमारे पास फिजिकल, ट्रैश रैक अगेन फिजिकल हमारे पास। सो ट्रिकलिंग फिल्टर हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 18, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर कॉजेस। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की आपसे, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में आपसे पूछ रहा है, H2S के बारे में, कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पानी के अंदर क्या होगा, सॉफ्टनिंग होगी, अल्कलिनिटी होगी, एसिडिटी होगी, बैड टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी भी ऑप्शन है, बैड टेस्ट भी हमारे पास ऑप्शन है। नाउ अगर मैं H2S की बात करूँ, मैंने आपको बोला था इसका जो, इसके कारण हमारे पास फॉल स्मेल आती है एंड दैट इज हमारे पास जनरली रॉटन एग स्मेल।
अगर पानी के अंदर H2S होगा, आपको क्या, जब भी आप पानी को सूंघोगे आपको क्या दिखेगा, रोटन एग स्मेल यहाँ पे दिखेगी। क्या दिखेगी, रोटन एग स्मेल। एंड साथ ही में जो H2S हमारे पास होगा, अगर ये पानी के अंदर होगा, इसके कारण H2SO4 का प्रोडक्शन होगा, दैट इज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। अगर उसका प्रोडक्शन होगा, पानी के अंदर एसिडिटी आ जाएगी। एंड हमारे पास जो H2S होता है, इसका प्राइमरी काम क्या होता है, प्राइमरी काम होता है उसका पानी के अंदर एसिडिटी लाना। दिस इज हमारे पास सेकेंडरी, ये हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन है। बट जो मेन काम है H2S का, वो पानी के अंदर एसिडिटी लाना। CO2 भी हमारे पास होता है, बट यहाँ पे खाली बात हो रही है H2S की। जो H2S हमारे पास होता है इन दी फॉर्म ऑफ H2SO4, ये पानी के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस करता है एंड साथ में रोटन एग स्मेल। बट यहाँ पे दिस इज हमारे पास प्राइमरी ऑप्शन, ये हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज हमारे पास नंबर 19, ब्लीचिंग पाउडर इज। अगेन ब्लीचिंग पाउडर का आप यूज़ करते हो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में। बताइए ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, सिलैकेड लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, देन हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम, हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम। नाउ ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या होता है, CaOCl2। बचपन से आपने 9th-10th क्लास में ही पढ़ा होता है CaOCl2। ये हमारे पास है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ इट इज हमारे पास हाइपोक्लोराइट ऑफ लाइम, ना कि हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा। इट इज हमारे पास हाइपोक्लोराइट ऑफ लाइम। जो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्लोराइट ऑफ लाइम। एंड यहाँ से हमारा OCl नेगेटिव बनता है, याद रखिएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्लोराइट आयन। सो इट इज हमारे पास हाइपोक्लोराइट ऑफ लाइम, ना कि हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट एंड लास्ट वन हियर इज, दैट इज 20th ऑफ द फॉलोइंग डैश डैश इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। इनमें से आप किसका यूज करते हो रैपिड सैंड फिल्टर की क्लीनिंग में? स्क्रैपिंग द टॉप लेयर फॉर फिल्टर मीडिया, बैक वॉशिंग, प्रोवाइडिंग न्यू सैंड लेयर्स, देन वैक्यूम क्लीनिंग। बात हो रही है किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर। आपने 2 टाइप के फिल्टर्स पढ़े हैं डिटेल में, वन इज स्लो सैंड फिल्टर एंड देन रैपिड सैंड फिल्टर। प्रेशर फिल्टर भी आपने थोड़ा बहुत देखा है, बट ये आपने मेनली पढ़े हैं क्या क्या, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। बात हो रही है किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर की। सो रैपिड सैंड फिल्टर में आप क्या करते हो, रैपिड सैंड फिल्टर में आप सिंपली बैक वॉशिंग करते हो। एंड स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर कहाँ पे करते हो, जहाँ पे आप टॉप लेयर को क्या करते हो, स्क्रैप ऑफ करते हो, रिमूव करते हो। दैट हैपन्स इन कहाँ पे, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। सो रैपिड सैंड फिल्टर में हम क्या करते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं। सो दीज वायर दी 20 क्वेश्चंस जो इस पेपर में पूछे गए थे। एंड आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किए होंगे। सो ऐसे ही हमारे सेशंस आते रहेंगे अराउंड। आई विल ट्राई, मतलब जो भी मतलब अभी तक हमारे क्वेश्चंस हुए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, वो मैं आपके सारे कराऊंगा। एंड साथ ही में आपको आइडिया भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे JK SSB के अंदर पूछे जाते हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।